हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स टीजीटी एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्तों हमारे नोट्स। दोस्तों कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारी जो फसलें हैं, ठीक है, वो किस पर आधारित होती है, ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है फसलों का। और किसके आधार पर? आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर किया गया, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर किया गया। और अन्य विशिष्ट जो वर्गीकरण था वो था कवर क्रॉप और गार्ड क्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो अब उसमें से ही कर रहे हैं विशिष्ट वर्गीकरण में से नकदी फसलें। ठीक है, उसके अंदर ही विशिष्ट वर्गीकरण के अंदर ही आता है ये नकदी फसलें। कौन सी फसलें होती हैं? ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जा सके, जैसे जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना आदि। ठीक है दोस्तों, किस लिए उगाई जाती है? ये उगाई जाती है पैसे कमाने के लिए। और कौन सी फसलें हो जाएगी? ये जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। ठीक है, नकदी फसलें निश्चित रूप से व्यावसायिक फसलें हैं। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? व्यावसायिक फसलें भी बोला जाता है। व्यावसायिक फसलें देख लेते हैं दोस्तों। अभी बताया जैसे कि मैंने ये व्यावसायिक फसलें हैं जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। ठीक है, तो व्यावसायिक फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है। किसके ख्याल से किया जाता है? इनका उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास क्या आए? पैसे आए। ठीक है, जायद फसलें देख लेते हैं दोस्तों। जायद फसलें कौन सी होती है? जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती है। ऐसी फसलें प्राकृतिक अवधि एवं तेजी से वृद्धि करने वाली होती है जिसे आसानी से काटकर किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली आदि। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? जायद की फसलें होती है। जायद की फसलें जैसे कि कई गेहूं कटने के बाद या धान कटने के बाद क्या होता है, हमारा जो खेत होता है वो खाली पड़ जाता है। वो खाली करने के बाद खाली होने के बाद फिर हम उसके अंदर ये मूंग, उड़द उसकी उपजाऊ मिट्टी के लिए डाल देते हैं ताकि इसकी उपजाऊ मिट्टी है जो अच्छी बने और क्या दाल वगैरह भी प्राप्त हो जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं ये क्या है? एनर्जी क्रॉप्स देख लेते हैं कौन सी होती है। एनर्जी क्रॉप्स कौन सी होती है? हमारी तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है? एथेनॉल एंड अल्कोहल खेती की जाती है। क्या दोस्तों, जो अल्कोहल और एथेनॉल की खेती कहाँ से की जाती है? ये एनर्जी क्रॉप्स होती है उनसे की जाती है, जैसे गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका, जट्रोफा। ठीक है, जट्रोफा से क्या बनता है? जट्रोफा से क्या? पेट्रोल वगैरह। ठीक है दोस्तों, मृदाएँ देख लेते हैं दोस्तों। मृदाएँ कौन कौन सी होती है? मृदाओं के बारे में भी देख लेते हैं हम। मृदा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है फसलों के लिए। फसल उगाने के लिए हमारी जो मिट्टी है वो क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। तो जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, सिद्ध गंगा, ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी आदि जो फसलें होती है वो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। जहाँ पे जलोढ़ मृदा होता है उसमें क्या उगाई जाती है? धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन। ठीक है, इसमें पोटास व चूना की प्रचुरता होती है। क्या होती है? इस मिट्टी में पोटास व चूने की क्या होती है? प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा जीवांश पदार्थ का क्या होता है? इसके अंदर अभाव मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? अभाव मिलता है। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा क्षेत्र में पाई जाती है। क्या दोस्तों, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है इस क्षेत्र में कौन सी मृदा देखने को मिलती है? तो काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, मूंगफली, केला आदि फसलों की खेती की जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, पोटास, चूना, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। क्या होती है दोस्तों? पोटास, चूना, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम की क्या देखने को मिलती है? भारी प्रचुरता देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की क्या होती है? कमी होती है दोस्तों इसके अंदर, काली मिट्टी के अंदर। अब देख लेते हैं हम लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कौन सी होती है? संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। तम्बाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का आदि जो फसलें हैं ये लाल मिट्टी
के अंदर ही की जाती है दोस्तों। इसके अंदर लोहे की प्रचुरता होती है। लोहे की प्रचुरता के कारण ही इसका रंग क्या है हो जाता है, लाल हो जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की क्या होती है इसके अंदर कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की क्या देखने को मिलती है इसके अंदर कमी देखने को मिलती है दोस्तों। अब देख लेते हैं हमारी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी वो होती है जो चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की फसलें उगाई जाती है जिसके अंदर, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसमें देखने को मिलती है लैटेराइट मिट्टी। लोहा व एल्यूमिनियम की क्या होती है प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व चूने की क्या होती है कमी होती है दोस्तों। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस व चूने की क्या देखने को मिलती है लैटेराइट मिट्टी के अंदर कमी देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मृदा देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है जो दोस्तों किसके अंदर पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों जो की खेती की जाती है दोस्तों मरुस्थलीय मृदा के अंदर। लवण व फास्फोरस की क्या देखने को मिलती है? प्रचुरता देखने को मिलती है। और जीवांश व नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों इसके अंदर। अब देख लेते हैं पर्वतीय मृदा, ठीक है। पर्वतीय मृदा कौन सी हो जाएगी? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों उनके अंदर पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है जिसके जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है पर्वतीय। जहाँ पे पर्वत होते हैं उस क्षेत्र में कौन सी मृदा देखने को मिलती है? पर्वतीय मृदा। सेब, नाशपाती, आलू, चाय आदि फसलों की क्या होती है इसके अंदर अधिकता होती है, ठीक है। और पोटाश, चूना व फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। जीवांश की जो होती है इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है दोस्तों जीवांश की मात्रा। लवणीय मृदाएं देख लेते हैं दोस्तों। वे मृदाएं जिसमें 25 डिग्री से ताप पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 साइमन मीटर से अधिक होती है दोस्तों। विनिमय सोडियम 15% से कम पाया जाता है और पीएच जो है इसका 8.5 से कम होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लवणीय मृदा बोला जाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। लवणीय मृदा जिसके अंदर क्या होता है? नमक देखने को मिलता है, जिसके अंदर नमक होता है, ठीक है। जो मृदा नमक वाली होती है वे मृदाएं जिसमें 25 डिग्री से ताप पर मृदा की जो विद्युत चालकता होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 4 डेसीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और जो विनिमय सोडियम 15% से क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और पीएच कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका 8.5 से कम होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लवणीय मृदा बोला जाता है। लवणीय और अक्षारीय मृदाओं का सुधार देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं? लवणीय व क्षारीय जो मृदाएं होती हैं उनमें क्या क्या सुधार है देख लेते हैं। भौतिक तकनीकी सुधार देख लेते हैं। मृदा की सतह को खुरच कर निक्षालन, खाई खोद कर विलेय लवणों का पूरी तरह से बहाना, उचित जल निकास, ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएगा? रासायनिक तकनीकी द्वारा देख लेते हैं। रासायनिक तकनीकी द्वारा सुधार देख लेते हैं। ये हो जाएगा विलेय, कैल्शियम लवणों का प्रयोग, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्स, फास्फोरस आदि। और कम विलेय देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम लवणों का प्रयोग जैसे चूना, पत्थर, गन्ना मिलों से प्राप्त उपजात चूना पदार्थ आदि, ठीक है। अम्ल तथा अम्ल उत्पादक पदार्थों का प्रयोग होता है दोस्तों इसके अंदर, जैसे सल्फर, गंध और अम्ल द्रव, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लाइम, सल्फर, सीरा और पाइराइट्स आदि देखने को मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर। जैविक तकनीकी द्वारा देख लेते हैं। जैविक तकनीकी द्वारा जो सुधार किए जाते हैं, सीरा व लदोई का प्रयोग होता है और हरी खाद व फसल अवशेषों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। सत्यानाशी, इसे मैक्सिकन पोपी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सत्यानाशी और मैक्सिकन पोपी भी कहते हैं, जिसकी मिलावट सरसों के तेल में भी हुई, जैसे खरपतवार का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। वनस्पतियों द्वारा, ठीक है, इसका सुधार किया जाता है। लवणीय मृदा में अपनाए जाने वाले फसल चक्र देख लेते हैं। लवणीय जो मृदा उसके अंदर कौन कौन से फसल चक्र अपनाए जाते हैं दोस्तों? क्या होता है? धान, जौ और ज्वार, ढैंचा, चुकंदर, मक्का, जो धान, सरसों,
कपास, रिजका, मक्का, आलू, धान, पालक। ठीक है दोस्तों, ये किसकी है? लवणीय मृदा में अपनाई जाने वाली फसल चक्र है दोस्तों। ये लवणों के लिए फसलों की आपेक्षिक सहिष्णुता देख लेते हैं दोस्तों। अक्षेत्र फसलें देख लेते हैं। जो उच्च लवण से होता है, उच्च लवण तो उसमें क्या क्या मिलता है? ढांचा, चुकंदर, तंबाकू, सरसों और कपास देखने को मिलता है। मध्य लवण में कौन सी होती है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, गेहूं, राई, जई। और न्यून लवण में होती है सनई, उर्दू और मूंग, मटर, चना। चारे की फसलें देख लेते हैं। उच्च लवण जो होती है रोड्स, घास और खसघास जो होती है, ठीक है, वो होती है उच्च लवण। और मध्य लवण में देख लेते हैं सूडान घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसीम, सेंजी, रिजका, ग्वार जो होती है मध्य लवण में देखी जाती है। न्यून जो लवण है वो क्या होता है? ग्वार की फसल होती है। ठीक है, सब्जियां देख लेते हैं दोस्तों उच्च लवण में। उच्च लवण में कौन सी सब्जियां पाई जाती है? चुकंदर, पालक, मूली, सलजम है जो ये क्या हो जाएगी? उच्च लवण। मध्य लवण में पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलाद, टमाटर, गाजर, प्याज, खीरा, लौकी, करेला आदि हो जाएंगे दोस्तों। न्यून लवण देखें तो सेम, मूली की अंग्रेजी प्रजातियाँ होती है जो वो इसके अंदर देखने को मिलती है। फल देख लेते हैं दोस्तों उच्च लवण में कौन से फल हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे खजूर और फालसा। उच्च लवण में कौन से फल हो जाएंगे? खजूर और फालसा हो जाएंगे। मध्य लवण में जो क्या होता है? अनार, जैतून, अंजीर, अंगूर, अमरूद, आम, केला हो जाता है। और न्यून में आता है दोस्तों नाशपाती, सेब, नारंगी, ग्रेप फ्रूट, बेर, बादाम, नींबू, स्ट्रॉबेरी। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी वाला बन गया हूँ। ठीक है, अम्लीय मृदाएँ देख लेते हैं। अम्लीय मृदाएँ कौन सी होती है? अम्लीय जिनके अंदर अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नम जलवायु जहाँ पर मृदाओं के कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित भस्मों की अधिक मात्रा वर्षा जल के साथ बाहर निकल जाती है तथा संकीर्ण पर हाइड्रोजन आयंस का सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदाएँ केरल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है। अम्लीय मृदाएँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है दोस्तों। अम्लीय मृदा बनने के कारण देख लेते हैं। अम्लीय चट्टानों से मृदा निर्माण, बेस का क्षीण होना, बेस का क्या होना? क्षीण होना। और अम्ल उत्पादक उर्वरकों को प्रयोग, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारे नोट्स। क्या है सूक्ष्म जैविक प्रभाव? क्या है सूक्ष्म जैविक प्रभाव? पौधों पर अम्लता का प्रभाव देख लेते हैं। पौधों पर अम्लता का प्रभाव क्या हो जाएगा? पौधों पर अम्लता का प्रभाव हो जाता है। पादप जड़ के ऊतकों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। पाद झिल्लियों पर धनायनों के प्रवेश पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न पोषण तत्व होते हैं जैसे कॉपर, फास्फोरस, जिंक, उनकी क्या होती है? जो प्राप्त होती है वो कम हो जाती है। मृदा सूक्ष्म जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पादप रोगों का क्या होता है? पनपना होता है। जो पादप रोग होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अधिक अम्लता में मृदा के पोषक तत्व है जो कैल्शियम व पोटेशियम, उनकी क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। अम्लीय मृदाओं का सुधार देख लेते हैं। अम्लीय मृदाओं का सुधार क्या हो जाएगा? चूना द्रव्यों का प्रयोग, चूना द्रव्यों का प्रयोग हो जाएगा। CaCO3 और CaOH2। ठीक है दोस्तों, उर्वरक देख लेते हैं। हमारे उर्वरक जो होते हैं रासायनिक विधि से कारखानों में मशीनों द्वारा तैयार किया गया पदार्थ जो कि 1 या 2-3 पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा में बनाया जाए उसे उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। इन्हें कृत्रिम खाद भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम खाद भी बोला जाता है। एक तो होती है दोस्तों हमारी जैविक खाद। हमारी जैविक खाद कहाँ से प्राप्त होती है? ये जैसे कि गोबर, गले सड़े जो छिलके होते हैं केले वगैरह के, फल फ्रूट के, सब्जियों के। ठीक है दोस्तों, तो उनसे तैयार की जाती है हमारी जैविक खाद। और कृत्रिम खाद होती है जो वो किस रूप से तैयार की जाती है? ऐसी तरीके से तैयार की जाती है जिसमें 2 या 3 पोषक तत्वों की क्या हो? पूर्ति हो और उसमें खाद में मिला देते हैं। उसे
उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कृत्रिम खाद भी कहते हैं। द्रव उर्वरक देख लेते हैं, अमोनिया, एनहाइड्रस, नाइट्रोजन का जलीय घोल, कुछ मिश्रित उर्वरक द्रव के रूप में मिले हैं। इनको खेत में सिंचाई के पानी के साथ प्रारंभिक घोल के साथ लगाते हैं। इन उर्वरकों को खेत में देने के लिए विशेष किस्म के यंत्र भी उपलब्ध है दोस्तों। काइनाइट देख लेते हैं। काइनाइट यह पोटेशियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट से बना एक खनिज है। क्या दोस्तों, काइनाइट क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड है जो एवं मैग्नीशियम सल्फेट होता है उससे मिलकर बना होता है ये खनिज। क्रूड पोटास जो काइनाइट के नाम से बेचा जाता है, जो क्रूड पोटास होता है जो दोस्तों वो भी किस नाम से बेचा जाता है, काइनाइट के नाम से बेचा जाता है। इनमें सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, बहुत मात्राएं होती है। इनमें कम से कम 12% क्या होता है, पोटाशियम देखने को मिलता है। भूमि सुधारक क्या है दोस्तों, ये सभी पदार्थ जो भूमि के दोषों को दूर करके भूमि की दशा सुधार कर फसल उगने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम फसलें उगाते रहते हैं तो उसकी जो उर्वरक शक्ति जो होती है भूमि की वो कम पड़ती जाती है। तो उसके सुधार के लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या किया गया है। तो उसको सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनको भूमि सुधारक बोला जाता है। ठीक है, जैसे मृदा सुधारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अम्लीय भूमि में कैल्शियम चूना पत्थर CaCO3, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है दोस्तों। चूना पत्थर का बिना भूजा चूना है जो CaCO और क्षारीय लवण ऊसर मृदा में जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगी, जो हमारी भूमि है वो उर्वरक हो जाती है ये प्रयोग करने से। ठीक है दोस्तों, पूर्ण खाद देख लेते हैं। पूर्ण खाद कौन सी होती है, पौधे के सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले खाद को पूर्ण खाद कहा जाता है। जो भूमि के जो आवश्यक तत्व उसको चाहिए दोस्तों, वो पूरी करने के लिए जो खाद यूज की जाती है उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण खाद बोला जाता है। सभी जैविक खाद होती है, जैसे मैंने पीछे बताया है जैविक खादें कैसे तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि पूर्ण खाद है दोस्तों। ये इनमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। आजकल पूर्ण खाद कृत्रिम रीति से भी तैयार की जाती है दोस्तों। इस तरह के खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा अन्य खनिज लवण क्या होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। गवानो भी एक पूर्ण खाद है दोस्तों। गवानो क्या होता है, समुद्री पक्षियों की जो सूखी बीट होती है उससे तैयार की जाती है। ठीक है, गवानो क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए TGTS ST में, तो इसको ध्यान से देख लेना। गवानो क्या है दोस्तों, समुद्री पक्षियों की जो सूखी बीट होती है उससे तैयार खाद जो होती है वो होती है गवानो। हरी खाद देख लेते हैं दोस्तों। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार दोस्तों, ये हरी खाद है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।